Okay, guys, Bismillahirrahmanirrahim. So let's start this question. Let's continue this question. We found out the transfer value for this question and completed the manufacturing account yesterday. So देखते हैं आगे और क्या करना है. फिर हमें इसकी इनकम स्टेटमेंट बनानी है. सही है. इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, देखते हैं. अच्छा भाई, अब इनकम स्टेटमेंट के लिए सेल हमें गिवन है. सेल इज $65,000 और इनकम स्टेटमेंट के लिए यार आई रिमाइंड यू कि ऑफिस रिलेटेड जो एक्सपेंस होता है वो इनकम स्टेटमेंट में जाता है और फैक्ट्री रिलेटेड जो एक्सपेंस होता है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में जाता है. सो सेल हमें पता है. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द थिंग्स वंस अगेन सो दैट वी हैव एन आइडिया क्या क्या आने वाला है. सो रेवेन्यू विल बी पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट. रॉ मटेरियल नहीं आएगा, कैरेज इनवर्ड्स नहीं आएगा. कैरेज आउटवर्ड्स इनकम स्टेटमेंट में आएगा एज एन एक्सपेंस. डायरेक्ट लेबर नहीं आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं आएगा, ऑफिस ओवरहेड्स इनकम स्टेटमेंट में आएगा. ठीक है. रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस नहीं आता. फिनिश गुड्स की जो इन्वेंट्री होती है वो इनकम स्टेटमेंट में आती है. ठीक है. और वो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर प्राइस पे ही आती है, इसी पे आएगी. मूविंग ऑन, दिस इज एन important adjustment for income statement because this is related to overheads, office overheads, and office overheads of 35,000 have been prepaid. So what this means is कि जो मेरे office overheads हैं इसमें से मुझे 35 करना चाहिए minus because it's prepaid. Depreciation we had figured out. There was a total depreciation of 150,000 which had to be split in the ratio of 2:1 between the factory and the office. And when we divided the depreciation in that ratio, so for office, the depreciation was 50K. So yeah. And these two inventories will not come in income statement. Finished good ki inventory income statement mein aayegi. So I think it's quite a small income statement that we have to make. तो start करते हैं. I hope तुम लोग को income statement का format तो याद है. I am making the income statement here. So we will be starting off with the revenue, which is 6,500. इसमें से minus होगा cost of sales. So cost of sales में आएगी opening inventory of finished goods. और याद रखना, ये बात में मैं emphasize इसलिए कर रहा हूँ because इस पे मैं तुम लोग को थोड़ी explanation बाद में दूंगा. But please remember that in income statement हमारी जो inventory of finished goods होती है वो हमेशा उसकी transfer value पे आती है. ठीक है. TV is short for transfer value. और ट्रांसफर वैल्यू का क्या मतलब होता है? क्योंकि अभी हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारी कॉस्ट में हम अपना फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करते हैं. सो उसका जो आंसर आता है वो ट्रांसफर वैल्यू होती है ना, ये ट्रांसफर वैल्यू होती है. सो इनकम स्टेटमेंट में जब आप इन्वेंट्री की वैल्यू लिखते हो तो उसको आप ट्रांसफर वैल्यू पे ही लिखते हो. सही है. सो ट्रांसफर वैल्यू कितनी है ओपनिंग इन्वेंट्री की? इट्स गिवन एज 330,000. अब इस 330 में I'll add transfer value
from manufacturing account, which is 6942. ये इस साल की जो हमारी टोटल मैन्युफैक्चरिंग है, दिस इज 6942. अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस आमतौर पे परचेज नहीं कर रहे होते प्रोडक्ट, वरना आमतौर पे इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग इन्वेंट्री के नीचे परचेजेस आता था, तो यहाँ पे परचेजेस की जगह ट्रांसफर वैल्यू आता है, बिकॉज वी आर मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स आवरसेल्व्स. सही है, पर इसमें से माइनस होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, और ये भी ट्रांसफर वैल्यू पे आएगी. ठीक है, सो दिस इज गिवन एज 438. इसका प्लीज आंसर बताओ. नमक नहीं डालते भाई, ये डालते मेरी जान के चोटे नमक डालते थोड़ा सा नमक थोड़ा सा. यार अखिल चाय बना दे यार उस्ताद. यार मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कोई गलती कर दी है, मे बी, बिकॉज सेल से ज्यादा तो कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है. तो गाइस गिव मी अ मिनट, I'll just see if I've done anything wrong. यार एक, oops, I think यहाँ पे गलती हुई है. This is the only mistake that we did apparently. ये फिगर ना कैलकुलेटर से गलत कैलकुलेट हुआ है. Could you guys please do this working again? इसका सही आंसर प्लीज बताओ. 1485. 1485. ये प्लस माइनस में गलती हो गई थी. अच्छा, 1485 plus 1675 will be 3160. 3160. और 3160 में हम ऐड करेंगे 1520, that is 4680, और उसमें 165 ऐड होगा, so 4525. अच्छा, 4525 is the right correct cost of manufacturing. इस पे मुझे 20% प्रॉफिट ऐड करना है, so 4525 का 20% is 905. So this is then 5430. ये सही वैल्यू है. ठीक है, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है. हमने बस कैलकुलेशन में मिस्टेक की थी while we were calculating this. Now 330 plus 5430 minus 438 is 5322. इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा
दैट इज 1178। अब इनकम स्टेटमेंट में ऑब्वियसली इसके बाद इनकम्स ऐड होती हैं, एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। अब इस क्वेश्चन में इनकम्स नहीं है, सही है। We went through the question, there were no incomes, so we'll just subtract the expenses, which I'm doing on the next page. So the GP being 1178, I'll minus expenses. Again, please remember, manufacturing में income statement में वो expenses आते हैं जिनके साथ office लिखा होता है। Office related expenses income statement में जाएंगे, factory related expenses manufacturing account में जाएंगे। So expenses में we, I think, highlighted, एक आएगा carriage outputs which is 75 और एक आएंगे office overheads. So carriage outputs is 75 और office overheads है, सर डेप्रिसिएशन भी तो आएगा। वो भी आएगा। अभी जो सामने दिख रहा था वो एक carriage outputs था which was 75 and then office overheads हमें given है 1025, जिसमें से I think prepaid थे, क्या लिखा था, 30 थे शायद, मैं देख लेता हूँ एक दफा। सॉरी, prepaid is 35, ये रहा, ठीक है। तो ये 35 माइनस करेंगे और उसके बाद डेप्रिसिएशन इज 50,000, दैट्स इट। दिस इज 35 और ऑफिस डेप्रिसिएशन बीइंग 50K, ये आ जाएगा 990। दिस इज गोइंग टू बी 1115। इससे हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, या इसको ट्रेडिंग नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, which is 1178 minus 1115, ये आ गया 63। यार यहाँ तक कोई मसला है? क्योंकि इसके बाद जो मुझे तुम्हें चीज बतानी है वो तुम्हारे लिए थोड़ी सी नहीं होगी। इनकम स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है? I think it was pretty straightforward. If you have any questions, सर please वो ask. परचेजेस Yes. की जगह आपने ट्रांसफर वैल्यू क्यों ऐड कर दी थी? क्योंकि आतिफ भाई, ये जो बिजनेस है ना, ये अपनी चीजें खुद मैन्युफैक्चर करता है ना, तो ये फिनिश गुड्स, बने बनाए गुड्स किसी से परचेज नहीं करता बल्कि मैन्युफैक्चर करता है। इसलिए यहाँ पे परचेजेस की जगह हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में ट्रांसफर वैल्यू आती है, ठीक है। जी सर। अच्छा यार, अब क्या होता है, देखो इसमें ना फॉर्मेट में एक एडिशन है। हम क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनाने के एंड में ना ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमारे ऑफिस का प्रॉफिट कितना है, तो ऑफिस का प्रॉफिट आ गया 63। फिर इसके नीचे ना हम अपनी फैक्ट्री का प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है, प्लस फैक्ट्री प्रॉफिट। अब फैक्ट्री प्रॉफिट जो हमारा था वो था 905, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 905। अब ऑब्वियस सी बात है कि इस फैक्ट्री प्रॉफिट में कुछ ना कुछ अनरियलाइज्ड होगा, क्योंकि इन्वेंट्री का गेम है। तो हम जरा देखते हैं कि इसमें से प्रोविजन फॉर यूआरपी कितना बन रहा है, क्योंकि अनरियलाइज प्रॉफिट तो फैक्ट्री वाला होता है ना, तो उसके लिए मुझे जरा प्रोविजन फॉर यूआरपी का एक बनाना पड़ेगा टी अकाउंट। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, इसमें यहाँ पे आता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे आता है बैलेंस कैरेट डाउन, सही है। तो जरा चीजें लिख लेते हैं। यूआरपी का फॉर्मूला होता था, इन्वेंट्री की जो वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड देन वी डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। सो लेट्स सी, our opening inventory was, our opening inventory of finished good and our closing inventory of finished good were, these were 330 and 438. So 330 and 438.
So यार अब अगर मैंने तुम लोग को ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बता दी है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कैन यू फाइंड आउट द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट? तुम लोग मुझे बीडी और सीडी निकाल के दे सकते हो? इस फॉर्मूले से ओपनिंग इन्वेंट्री से बीडी आएगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री से सीडी आएगा. सो कैन यू गाइस फाइंड दैट आउट? फैक्ट्री प्रॉफिट परसेंटेज 20 गिवन थी सवाल में. बीडी इज 55. सही. और बीडी अनस ने इस तरह निकाला होगा कि उसने 330 को मल्टीप्लाई किया होगा with 20 और डिवाइड किया होगा with 120. That is 55 and CD is 73. ठीक है. You guys found that out? This is 73. ये भी फिर 73 होगा. So इससे increase आ रहा है, increase in provision आ रहा है of about 18. ठीक है. So ये increase in provision जो है ये हमारे यहाँ से होगा माइनस फैक्ट्री प्रॉफिट से. अगर डिक्रीज होता तो इसमें ऐड हो जाता. सही है. सो दिस मीन्स कि आउट ऑफ दिस 905 ये जो फैक्ट्री प्रॉफिट है इसमें से 18 का प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है. सही है. सो दिस मीन्स कि ये बच जाएगा 887. सो दिस राइट हियर गाइस इज द प्रॉफिट रियलाइज्ड या एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फैक्ट्री. ठीक है. और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इससे हमारे पूरे बिजनेस का टोटल नेट प्रॉफिट आ जाता है, which is $950,000. Okay guys, now I'm open to questions. Any questions that you need to ask? Yes, any questions? Hello? Can you guys hear me? तुम लोग फुल चुप क्यों हो गए हो भाई? कोई सवाल है? आगे बढ़े. All clear? Okay, then I'll assume. Okay, best है. अब यार अब ना थोड़ी काम की चीज है. See, now this is very important and this is the last thing in manufacturing. See, prudence concept कहता है ये तुम लोग को थ्योरी लिखने में भी काम आएगा और इससे ना तुम लोग बैलेंस शीट में भी तुम्हें ये चीज काम आएगी. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि यार आपका जो एसेट है शुड नॉट बी ओवरस्टेटेड. कि मतलब एसेट की वैल्यू ज्यादा नहीं लिखनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए उतनी लिखनी चाहिए. दूसरा, स्पेसिफिकली मैं इन्वेंट्री से रिलेटेड बात कर रहा हूं कि इन्वेंट्री जो होती है should be recorded at the lower of cost और NRV. कि भाई इन्वेंट्री को आप कॉस्ट से ऊपर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते. असल काम की बात यह है कि खैर दोनों में से लोअर पे करना चाहिए, लेकिन मेन बात यह है कि इन्वेंट्री को कॉस्ट से ऊपर पे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता. अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि यार देखो इसमें हमारी जो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स है, ठीक है, और जो स्पेसिफिकली मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स है, ठीक है, जब इसको मैं बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करूंगा एज अ करंट एसेट, ठीक है, तो बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करते हुए मैं इसको कॉस्ट से ऊपर पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता. और कॉस्ट से ऊपर का क्या मतलब है कि यार देखो हमारी ये जो इन्वेंट्री थी कहाँ गई, ये 3 इन्वेंट्रीज है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ये 3 है. पहली बात कि ये तीनों इन्वेंट्री मेरी करंट एसेट है और ये तीनों इन्वेंट्री करंट एसेट के नाम पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट में लिखी जाएंगी.
लेकिन बात यह है कि इसमें से ये जो इन्वेंट्री है फिनिश गुड्स की, ये हमें इसकी वैल्यू गिवन है ट्रांसफर प्राइस पे, सही है। तो ट्रांसफर प्राइस क्या होती है? ये ट्रांसफर प्राइस का मतलब है कि इस 438 में कुछ पोर्शन इसका कॉस्ट का है और कुछ पोर्शन इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट का ऐड हुआ हुआ है। सो व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस इन्वेंट्री in the balance sheet, so we cannot record it at more than the cost, वरना ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो जाएगा कि भाई आप अपने पास कोई चीज रिकॉर्ड कर रहे हो एज अ एसेट इन योर बैलेंस शीट, तो उसमें आप प्रॉफिट थोड़ी ऐड करके बता सकते हो। ये तो प्रॉफिट ना तुम्हें हुआ है, ये तो वो बात हो गई एक तरह से कि यार मुझे एक चीज की कॉस्ट पड़ती है 10 रुपए, मैंने अपनी मर्जी से कहा कि मैं इस पे प्रॉफिट रख रहा हूँ 90 रुपए और ये हो गई इसकी ट्रांसफर वैल्यू 100 रुपए, तो बैलेंस शीट में मैं ये चीज बोलूं कि भाई इसकी वर्थ 100 रुपए है, डजंट मेक सेंस भाई। इस पे तुम्हें जितना प्रॉफिट रखना है रखो, जो करना है करो, लेकिन ये प्रॉफिट तुम्हें रियलाइज तब होगा जब इन्वेंट्री बिक जाएगी। टिल देन व्हेन द इन्वेंट्री इज नॉट सोल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस प्रॉफिट इज अनरियलाइज्ड, एंड सेकंडली you cannot increase the value of something just by adding profit to it. Oops. Shit. एक सेकेंड यार। Okay, I think we're back live. Yeah, so you cannot record something at 100 just by adding any profit you want. सही है, तो बैलेंस शीट में you need to ensure that you record it at its cost. ठीक है, तब हम इसको कॉस्ट पे कैसे लाएंगे? ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है 438, ठीक है, इस क्वेश्चन में। सो इसकी ट्रांसफर वैल्यू मुझे गिवन है 438,000. Now in this 438,000 there is some element of cost and some element of factory profit. So इसमें कुछ cost है और कुछ factory profit है, ठीक है। तो उसका जो factory profit है ना, जो उसका profit element है, वो आप लोग already calculate कर चुके हो, and that is 73. ये देखें And that is 73 and you guys have already calculated this, ठीक है। ये जो तुम CD निकालते हो ना, ये CD तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री का प्रॉफिट होता है। So if 438 में से 73,000 प्रॉफिट है, तो the rest of it would be the cost, which is 365,000. So technically आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स बैलेंस शीट पे इस कॉस्ट पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, ठीक है। एनी कंफ्यूजन? फिर मैं ये पार्ट सॉल्व करके भी देता हूँ। आर यू गाइस क्लियर कि जो तुम्हारी क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स होगी वो बैलेंस शीट में व्हेन यू रिकॉर्डेड इट एज अ करंट एसेट, यू नीड टू रिकॉर्ड इट एट इट्स कॉस्ट, सही है। सर इसकी कॉस्ट कैसे निकाली? कॉस्ट कैसे निकाली? मैंने 438 इसकी ट्रांसफर वैल्यू गिवन थी और तुमने यूआरपी का निकाला था, जो सीडी निकाला था तुमने, तो मैंने 438 में से वो यूआरपी का सीडी माइनस करा, ये जो नहीं हमने निकाला था अभी 73, दिस फिगर। जी सर, बस वो मैंने इसमें से माइनस करा तो कॉस्ट बच गई, सही है। ठीक है। अच्छा, अब आखिरी पार्ट पढ़ते हैं, इसका क्या है। अच्छा, एक आई थिंक किसी का क्वेश्चन आया था, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, सिर्फ फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री ट्रांसफर वैल्यू पे होती है? बिल्कुल सिर्फ फिनिश गुड्स की होती है, क्योंकि फिनिश गुड्स पे ही हम फैक्ट्री प्रॉफिट लगाते हैं ना। ट्रांसफर वैल्यू क्या होती है? ट्रांसफर वैल्यू वो होती है जिसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड हुआ होता है, तो प्रॉफिट ऐड ही फिनिश गुड्स पे होता है। खैर, अब हमें 6 मार्क की बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है जिसमें हमें सिर्फ इन्वेंट्री शो करनी है। इसके 6 मार्क हैं, तो ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट वुड बी वेरी इजी। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आई थिंक दिस इज पार्ट बी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन
extract and ध्यान से देखना है कि कैसे होगा। मैंने यहाँ लिखा करंट एसेट्स, यहाँ पर मैंने लिखी पहले इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, फिर इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, ये दोनों कितनी थी? रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस थी। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज हैं, रॉ मटेरियल इज 235, वर्क इन प्रोग्रेस इज 320. So this being 235, this being 320. Now the important thing, इसको इसलिए मैं वाइट कलर से भी अलग से दिखा रहा हूँ, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है वो थी 438, और इसमें से तुम माइनस करोगे प्रोविजन फॉर यूआरपी, और यहां से ना उसका सीडी माइनस होता है, जस्ट सो दैट यू आर क्लियर। ये माइनस कर दोगे एंड दैट्स इट। इसके 6 मार्क्स हैं। This is 920. Yes. Any questions? Okay. अब ये होने के बाद ये फिलहाल एक तो ये वैसे IS 23 सिलेबस से निकल चुका है. This is not part of the syllabus anymore, so you don't have to do this. IS 36 अभी तक हमने पढ़ा नहीं है. This is a different chapter. So, okay, this is the question for today. Now, अच्छा, I know it's 12:40, सही है, but ये question खत्म हो गया, and let's not start a new question today. Let's wind it up here. इंशाल्लाह Monday को हम इसके बाकी questions करेंगे, and by Tuesday, Wednesday, you guys will have a good grip on the past paper questions, and then I'll give you an assignment. If you have any questions, please ask. यार ले लो अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना है। मैं बोल रहा था एक बार अनरियलाइज्ड प्रॉफिट समझा दें, थोड़ा सा मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रही थी। आतिफ, तुमने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वाली क्लास ली थी? जी सर, परसों आपने पढ़ाया था ना, वो ट्यूसडे को। चलो चलो, अच्छा है, मैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वापस समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि भाई हम जब कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस पर हमारी एक आती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हम लोग अपना फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड करते हैं, जिससे आती है ट्रांसफर वैल्यू। पहली बात, हम फैक्ट्री प्रॉफिट ऐड क्यों करते हैं? ताकि हम अपने ऑफिस को जिस प्राइस पे अपना प्रोडक्ट ट्रांसफर करें, वो प्राइस वो हो जो मार्केट की प्राइस हो, सही है, ताकि माय ऑफिस पीपल डोंट गेट एन अनड्यू एडवांटेज। नाउ बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपेंस इज कि क्योंकि मैंने जितना भी प्रोडक्ट उनको ट्रांसफर किया हुआ होता है, सही है, उसमें से अगर कुछ प्रोडक्ट अनसोल्ड रह जाता है, और अनसोल्ड क्या होता है? हमारी इन्वेंट्रीज, या बेसिकली हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो जो अनसोल्ड रह जाता है उसमें से, सही है, जो बिकता नहीं है, तो उस अनसोल्ड चीज पे जो प्रॉफिट एलिमेंट होता है, वो प्रॉफिट एलिमेंट अनरियलाइज्ड होता है। बिकॉज मैं उस प्रॉफिट को रियलाइज तब तक नहीं कर सकता जब तक मैं अपने प्रोडक्ट को किसी थर्ड पर्सन को बेच ना दूं, सही है। बिकॉज व्हेन आई एम चार्जिंग दिस फैक्ट्री प्रॉफिट, माय प्रोडक्ट इज ओनली गोइंग फ्रॉम माय फैक्ट्री टू माय ओन ऑफिस। सो बेसिकली अभी तक वो चीज मेरे पास ही है, वो किसी थर्ड पर्सन को बिकी नहीं है। एंड वंस माय ऑफिस सेल्स दीज प्रोडक्ट्स टू अ थर्ड पर्सन, तो मेरा फैक्ट्री वाला प्रॉफिट भी मुझे रियलाइज होना शुरू होता है, सही है। लेकिन उसमें से जो इन्वेंट्री अनसोल्ड होती है, जो इन्वेंट्री बच जाती है, उस पे जो फैक्ट्री प्रॉफिट होता है, इसलिए वो अनरियलाइज्ड रहता है। बिकॉज सम पार्ट ऑफ the goods that I have sent to my office
are still unsold and are still with me. आतिफ, इसका concept तो यही है. If you want me to explain you with a numerical example, I can also do that. ठीक है सर, मैं समझ गया. Okay. Guys, then I'll see you on Monday, inshallah. Have a great weekend and bye bye.